नमस्कार साथियों, मैं विवेक ग्रेला भव्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। निःशुल्क कक्षाओं के माध्यम से मैंने आप सभी साथियों के सहयोग का प्रयास किया है और आज हमारा सीटीईटी का जो प्रथम शिफ्ट का जो पेपर है कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर का, उसके बाल विकास के 30 प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए उत्तरों की ओर ध्यान देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो है ये सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में जो 6 to 8 का पेपर है उसका पहला प्रश्न है बाल विकास का। और हिंदी माध्यम में चूंकि हमारे सभी साथी ज्यादातर हैं तो उसी माध्यम में प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। हाँ, ऐसा सामान्यतः कक्षा में होता है अगर आप बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं रखते। कारण देख लेते हैं। शिक्षक में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो विकास को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कथन और कारण इनका अपना चित्रण आपको जो है वो एनालिसिस विश्लेषण करना है। तो जो पहला कथन कह रहा है वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि शिक्षक जो है बौद्धिक रूप से अक्षम मान लेते हैं खराब लेखन वालों को। ठीक है, जबकि ये चुनौती होनी चाहिए उनके लिए। और उसका कारण जो इसने बताया, क्यों? क्योंकि शिक्षक में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं। तो यहाँ पर कथन जो है और कारण दोनों जो है वो हमारे क्या है, सही है। क्योंकि अक्सर शिक्षक ऐसा करते हैं। वो यहाँ पर ये नहीं कि अगर ये शिक्षक द्वारा हटा दें तो फिर कथन गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि शिक्षकों द्वारा अक्सर ऐसा सोचा जाता है तो उस दृष्टि से अभिकथन भी हमारा सही है। और ऐसा शिक्षक क्यों सोचते हैं तो उसका कारण भी बिल्कुल ठीक दिया है। तो ए तीसरा उत्तर हमारा सही होगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। यहाँ फोकस कीजिएगा, चार में से कोई एक जो है हमारा जो उत्तर है वो तरीका नहीं है। बाकी तीन तरीके हैं। किस चीज के लिए? कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं। ऑप्शन वन, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। तो देखिए जो प्रिजुडाइज है, अगर वही बात आ जाएगी, अगर आप पूर्वाग्रह रखेंगे तो आप सही से कक्षा में व्यवहार ही नहीं करेंगे। आपको सबसे समान व्यवहार करना है। उनकी पृष्ठभूमि संस्कृति के आधार पर कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना है, न जाति का, न धर्म का, न क्षेत्र का, न भाषा का। तो हमारा ये वाला जो विकल्प है सीधे सीधे जो है विविधता को बढ़ावा नहीं देता बल्कि उसे रोकने का काम करेगा। तो जो विकल्प वन है वो हमारा तरीका नहीं है, इसलिए वो हमारा क्या है, उत्तर है। याद रखिएगा, नहीं वाला चुनना है तो वो है। आप बाकी अगले पढ़ लेते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्तियों के साथ बातचीत की विद्यार्थियों को अवसर, बिल्कुल ठीक बात कही थी। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण अनुभवों को शामिल करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों की अनूठी पहचान संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये चीजें आपको बताई हैं। तो ये तीन बातें तो सही है, पर कौन सा तरीका नहीं है विविधता का? वो है पहला। तो उत्तर इसका कौन सा सही होगा? उत्तर प्रथम सही होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला। ओके, क्योंकि वो नहीं है तरीका। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता के और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है? ठीक, तो देख लेते हैं इसका। यहाँ पर अधिगम क्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज के चार आपको दिए हुए हैं। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिसलेक्सिया सबसे पहले। ठीक, दूसरा दिया हुआ है डिस्पैक्सिया, फिर दिया हुआ है आपका डिसकैल्कुलिया और फिर दिया हुआ है डिसग्राफिया। देखिए हिंदी में पढ़ेंगे उसको पठन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य। लेकिन इंग्लिश में ही हम लोग उसको तैयार करते हैं। मैंने एक शॉर्ट भी इस पे बना के डाला था। तो उसी आधार पे देख लेते हैं कि किसके साथ इसका सही जो है वो बन रहा है युग्म। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है डिसलेक्सिया। कहता है कि संख्याओं और गणितियों की, तो डिसलेक्सिया जो है वो तो पठन विकार है ना, तो ये तो हमारा गलत हो गया। हम सभी जानते हैं डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है। फिर कहता है डिस्प्रैक्सिया। ठीक, ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। हमें क्या मालूम है कि प्रैक्सिया है वो आपका एक मोटर विकार है। जैसे कि अपने हाथों का संतुलन, शारीरिक गतिविधियां जो हम करते हैं वो हम लोग नहीं कर पाते, संवेदी गतिविधियां नहीं कर पाते। तो हमारा ये दूसरा वाला भी गलत है। अब कहता है डिस्कैल्कुलिया जो गणित का है, गणना विकार कहा जाता है। तो उसको कह रहा है पढ़ने की क्षमता, भाषा प्रसंस्करण, तो ये भी हमारा गलत है। अब आ जाते हैं लेखन यानी कि डिस्ग्राफिया। सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारा डिस्ग्राफिया है इसमें लिखने में जो है दिक्कत आती है क्योंकि हाथ पे नियंत्रण जो है सूक्ष्म वाला वो हमारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभावित होता है बच्चे का। और वर्तनियों की गलतियां भी होती हैं क्योंकि विचारों को उस व्यवस्थित करने में बच्चे को कठिनाई होती है। तो उत्तर इसका कौन सा सही है? जो युग्म सही है वो चौथा सही है कि डिस्ग्राफिया। और डिस्ग्राफिया जो है वो सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी से संबंधित है। तीसरे का चौथा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। ऑटिज्म जो है वो एक विकार है जिसमें बच्चा जो है अपने सोच विचार में डूबा रहता है, दूसरे के संग संचार नहीं कर पाता, आंखें नहीं मिला पाता है। लेकिन उसको ट्रेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है वहां पर कि आप जो है उसको नियमित जो है गतिविधियां कराएं, एक कठोर दिनचर्या उसको दें, दृश्यात्मक चित्रण या विजुअल लर्निंग मटेरियल के माध्यम से सिखाएं, जो निर्देश हो वो स्पष्ट हो और प्रत्यक्ष हो। इससे जो स्वालीनता या ऑटिज्म से जूझ रहा विद्यार्थी है वो सीखने में आसानी से सीखता है और उसकी स्मृति, ध्यान और विशिष्ट रुचियों के क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन भी कर पाता है। तो आप देख लीजिए मैंने जो बताया ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है परिचित और पूर्वान्वय दिनचर्या का पालन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, फैमिलियर और प्रिडिक्टेबल रूटीन। ये बात वो कह रहा है और मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऑटिज्म में दिनचर्या, निश्चित समय सारणी और स्पष्ट उम्मीदें उन्हें सुरक्षित महसूस कराती हैं। ऑप्शन हमारा पहला सही है। बाकी क्या गतिविधियों को तेजी से बदलाव करने में, यहाँ पर ये पूछ रहा है ऑटिज्म वाले बच्चे क्या आसानी से कर सकते हैं, तो वो एक कठोर दिनचर्या को या निश्चित समय सारणी को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। तेजी से बदलाव नहीं कर पाते, अजनबियों से संवाद नहीं कर पाते और आंखें जो है वो मिला करके बात नहीं कर पाते, आंखें झुकाए रहते हैं क्योंकि उन्हें संचार करने में दिक्कत आती है। ठीक। और अब आ जाते हैं उत्तर इसका कौन सा सही हो गया, क्लियर हुआ आपको? उत्तर इसका पहला सही है चौथे का। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए डिटेल के लिए फिर हम लोग कक्षा में जब रेगुलर में अपनी मैं बात करूंगा प्रश्नोत्तर पे तो और डिटेल इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। पांचवा प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इस बात पर बहुत फोकस कीजिएगा, मैंने प्रश्नोत्तर वीडियो में ये बताया भी है। ठीक है, क्या प्रतिभाशाली वाले बच्चों के बारे में क्या चीज सही नहीं है, जरा देख लेते हैं। कि प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, ये तो कथन ठीक कह रहा है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, ये तो गलत बात है। उनमें जिज्ञासा, उत्सुकता, मजबूत कल्पना शक्ति की उच्च भावना होती है और जिससे उनको फायदा क्या मिलता है, विषयों की गहन जांच पड़ताल, सृजन करने, अन्वेषण करने की इच्छा होती है। तो ये बात तो गलत कह रहा है। ठीक है, तो क्या चीज उनमें नहीं है? तो मेरे हिसाब से तो दूसरा विकल्प है। और देख लेते हैं तीसरा, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं कुछ में, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे एक प्रकार से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे जो हमारे हैं, उनमें जिज्ञासा की भावना कम हो, कल्पना शक्ति कम हो, तो ये संभव नहीं है। तो उत्तर इसका कौन सा है, कौन सा गुण नहीं है? तो उत्तर दो हमारा सही है इसका। ठीक है, सेकंड आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं त्रुटि विश्लेषण, इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है इसको, ठीक है, शायद जीन प्याजे का या वाइगोट्स्की का। मैंने इसको क्लियर भी किया था, मेटाकॉग्निशन की बात कर रहा है, स्वयं विद्यार्थी द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। ठीक। अधिगम विद्यार्थियों के लिए अधिगम की स्मृति को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, तो देखिए निरर्थक नहीं है। अगर आप अपनी गलतियों का विश्लेषण कर रहे हैं तो उससे आप सीख रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी चीज मानी जाती है, सकारात्मक व्यवहार माना जाता है। विद्यार्थियों की समझ में अधिक फासला, अरे बेवकूफी वाली बात है, कैसे फासला पैदा करेगा? अगर आप अपनी त्रुटियां पहचानेंगे तभी तो सुधार करेंगे। विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालता है, ये भी गलत। आंसर कौन सा सही है? दूसरा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले समझिए कि प्रोसेस ज्ञान क्या होता है, जब आप किसी कार्य को, जो सिद्धांत आपने पढ़ा है उसको करके देखते हो, और जो घोषणात्मक ज्ञान है उसमें आप सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करते हो। एक सीधी सी चीज है, आपको तथ्य समझाए गए, कोई भी प्रिंसिपल समझाया गया, वो आपको घोषणात्मक ज्ञान है। ठीक है, हम आए व्याख्या आपको कर दी किसी सिद्धांत की, चाहे वो न्यूटन का लॉ हो या कोई और हो। लेकिन जो आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान है वो आपका क्या है, वो आपको करके सिखाता है। जैसे कि आपने बच्चों को समझाया कि वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण के तथ्य समझा देना और फिर उसके बाद उसको करके दिखाना कि हमने एक बर्तन में पानी गर्म किया, उसमें से जो भाप निकली बच्चों को दिखाया। तो जो तथ्यात्मक सिखाया वो घोषणात्मक ज्ञान है, जो करके सिखाया वो प्रक्रियात्मक ज्ञान है। अब इसके बारे में कौन सा कथन सही है, चलो देख लेते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्य नहीं, गलत बात, दोनों अलग अलग चीजें हैं। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कोई चीज कैसे करनी, नहीं, सिर्फ बताता है सिद्धांत क्या है उसके बारे में। घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी देखा जाता है, नहीं। उत्तर पहला इसका बिल्कुल सही है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। आठवें प्रश्न पर आ जाते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं ध्यान से कि जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहता है
कि ऐसी जानकारी जो महत्वपूर्ण हो उसमें और जिसमें अधिक मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है, उसको संशोधन या विस्तार के स्कीमा में करने में जो हमारी गति होती है वो धीमी होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग स्लो होती है, जो टफ चीजें हों या महत्वपूर्ण मानसिक प्रयास की आवश्यकता वाली हों। आम तौर पर लेकिन जब आप किसी चीज को जो कठिन हो या जटिल हो उसमें जब ज्यादा प्रयास करते हो, लंबे समय तक उसमें जो है कोशिश करके उसको सीखते हो, तो वो याद भी लंबे समय तक रहती है। ठीक है, जो हमारी कहते हैं ना कि शॉर्टकट वे की जगह लॉन्ग टर्म अगर तरीके से हम पढ़ाई करें, कीज से कुंजी से ना पढ़ें, किताबों से पढ़ें, तो फिर जो हमारा ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। हाँ, समय लगेगा, लेकिन वो ज्ञान हमारा लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है, आंसर देख लेते हैं। आंसर कह रहा है कम-कम, यानी कि वो सीखने में कम समय लगता है और कम स्मृति तक बने रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसी संज्ञात्मक विस्तार या संशोधन की आवश्यकता जिनमें होती है, उनमें लंबा समय लगता है और लंबी अवधि के लिए वो स्मृति में बने रहते हैं। ना तो पहला सही, ना दूसरा, ना चौथा, आंसर तीसरा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको भी। 9वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन क्या कह रहा है? शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा करना चाहिए। तो इससे क्या है, बच्चों के अंदर एक अभिप्रेरणा आएगी अपने कार्य को करने के लिए। ठीक, कारण क्या है, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो इस समझ का उपयोग करते हुए अपने सीखने को और प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम छात्रों को प्रेरित करें और उनको समझाएं कि ये काम उनके लिए उपयोगी है, तो और वो चीज उनकी क्लियर हो जाए, तो वो अपना मूल्यांकन करके उस काम में स्वतः ही क्रियाशील हो जाते हैं। अब इसका विकल्प देख लेते हैं। ए सही, आर गलत। गलत। ए और आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ठीक बात है। कथन ए और कारण आर दोनों ही इसमें सही हैं। उत्तर संख्या 9 में उत्तर होगा 3। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको। 10वां प्रश्न कहता है कि अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में, निर्देशित खोज उपागम क्या है, जिसमें बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माण करता है, केवल व्याख्यान नहीं सुनता, अपनी स्वयं की समझ विकसित करता है। शिक्षक भी जानकारी थोपता नहीं है, उदाहरणों, प्रश्नों और भी तरीकों से वो बच्चे का मार्गदर्शन करता है। बच्चे अपने अंदर समस्या समाधान कौशल का विकास करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान ज्ञान का उपयोग करते हैं। अब इसमें खोज आधारित उपागम में क्या है, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, रचनावाद की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, रचनावाद आप लोगों ने काफी चर्चा किया है मेरे संग प्रश्नोत्तरों में, तो यहाँ पर ये पहला वाला तो ठीक लग रहा है। शिक्षक तानाशाह है? नहीं, शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना उनके हाल पे नहीं छोड़ा जाता है। देखिए, शिक्षक अगर उनको आप समस्या समाधान सेल्फ करने भी दे रहे हो, तो वहां पर आप मार्गदर्शन देते हो और उसके संग लगे रहते हो, पर्दे के पीछे से उस पर पूरा नियंत्रण रख, मतलब नियंत्रण क्या, मतलब देखे रहते हो, जहां जरूरत हो वहां पे उसको मार्गदर्शन देते हो। ठीक है, 4 वाला किसी पूर्व ज्ञान की, अभी मैंने बोला पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसका उपयोग करता है बच्चा। ठीक है, तो हमारा अधिगम के निर्देशित खोज उपागम में कौन सा उत्तर सही है? पहला, रचनावाद से संबंधित है। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग होता है। शिक्षक जो है उदाहरण देता है, समझाता है और वहां पर एक सहयोगकर्ता, सुविधादाता के रूप में रहता है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल का विकास भी होता है। 10वें का कौन सा प्रश्न उत्तर सही है? पहला। अब आ जाते हैं 11वें पर। 11वां क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? ठीक, अब देख लेते हैं कौन सी नहीं इसमें प्रभावी होगी। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, कहता है विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से परिभाषा ज्यों को त्यों याद करने के लिए कहना। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, उदाहरण स्वयं बच्चा अगर प्रस्तुत करेगा तो समझ के ही कर पाएगा। विविध संदर्भों के उदाहरण की आप विशिष्ट श्रृंखला दोगे तो आपकी भी समझ अच्छी है और बच्चे को अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से समझा रहे हो। अवधारणा क्या नहीं है दिखाने के लिए गैर उदाहरण भी अच्छी बात है, लेकिन विद्यार्थियों को रटा देना, रटाना तो एक गलत शब्द है। तो हम रटाते नहीं है, करके सिखाते हैं, समझा के सिखाते हैं और बच्चे को अपनी समझ विकसित करने के अवसर देते हैं। उत्तर 2 हमारा यहाँ पर जो है वो इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि हमसे पूछ रहा था क्या चीज वैचारिक समझ में नहीं है, तो वो उत्तर हमारा कौन सा सही हो गया? 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर हमारा इस प्रश्न का 11वें का क्या है? दूसरा। अब आ जाते हैं 12वां प्रश्न। कहता है 12वें प्रश्न में, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय, देखिए 6 से 8 का पेपर है तो उसी संदर्भ में एक्टिव मिडिल स्कूल की बात कर रहा है। कक्षा, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सिद्धांतों पर स्थापित हो? सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद या मनोगत्यात्मकता। तो आप याद रखेंगे कि जो सामाजिक रचनावाद है वो लेव व्यगोट्स्की द्वारा प्रतिपादित है, जिसका मानना है कि अधिगम पहले लोगों के बीच में होता है और फिर आंतरिक रूप से आत्मसात होता है। वो जो आपकी बताई गई थी ना वाणी, मैंने बताई थी कि पहले सोशल स्पीच है, फिर इनर स्पीच है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, फिर मौन स्पीच आ जाता है, मतलब मौन जो वाचन है,
तो ये जो चीज है वो यहाँ पर लागू होगी। सामाजिक रचनावाद वैगोत्स्की के सिद्धांत से ये तात्पर्य है। मनोविश्लेषण नहीं होगा, मनोगत्यात्मकता नहीं होगी, व्यवहारवाद नहीं होगा। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा जो है सामाजिक रचनावाद पर आधारित होगी, जिसमें हम पहले समाज के साथ और फिर अपने सेल्फ के द्वारा सीखेंगे। ठीक है, तो ये उत्तर कौन सा सही होगा? पहला। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं 13वें पर। 13वां प्रश्न क्या कहता है? ये भी कथन और कारण पर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, सहानुभूति या समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरे की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। इसमें आगे क्या बोल रहा है? आगे कहता है कि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये गलत बात है। जैसे जैसे संज्ञान होगा वैसी तो भावना समझोगे। संज्ञान क्या है? वातावरणीय ज्ञान, जो भी तथ्य हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सबका ज्ञान आपको संज्ञान है। ठीक, और जैसे जैसे संज्ञान बढ़ेगा भावनाएं समझ में आएंगी। तो हमारा ये कारण तो गलत कह रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो बिल्कुल सही है उत्तर हमारा इसका 13वें का पहला सही है। आगे नीचे बढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। 14वें पे आ जाते हैं। एक माध्यमिक स्कूल 14वां कहता है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक व स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। एक पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर क्या इससे बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, गलत है। सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार, बिल्कुल गलत है। ठीक, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कौशल विकसित करने, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, प्रोत्साहित करके उनको जो है हम तरह तरह के मेटा कॉग्निशन, अपने स्वयं के विचारों के बारे में बच्चे काम करें और समझें और समझने के आधार पर सीखें, करके सीखें। तो मेटा कॉग्निटिव कौशल की यहाँ बात की जा रही है और उत्तर हमारा 14वें का तीसरा सही है। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए पुनर्बलन से कोई इसमें विशेष लाभ नहीं है। उसको प्रोत्साहित करें, वो अपने खुद ही संज्ञान को विकसित करे, कौशल को विकसित करे। ठीक है, 15वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 14वें का आपको क्लियर हो गया ना? 14वें का आंसर कौन सा सही है? 14वें का उत्तर 3 सही है। ठीक, अब अगर आते हैं 15वें प्रश्न में। 15वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा होगा? देखिए ध्यान से इसमें। तो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, दूसरों की प्रशंसा नहीं, बाह्य पुरस्कारों से नहीं, व्यक्तिगत रुचि या कार्य। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जो आपके अंदर से आती है किसी कार्य को करने के लिए और कार्य के समापन तक आपको गतिशील बनाए रखती है। तो वो क्या हो सकता है? आपकी जिस कार्य में रुचि होगी, जिसमें आपको आनंद आएगा, वो कार्य आप सेल्फ करेंगे, किसी को प्रेशर देकर नहीं करवाना पड़ेगा। उत्तर इसका 4 सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 16वां प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न 16 कहता है, हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित लिंग स्वतः ही उसके सामाजिक रूप से निर्मित लिंग, जो पोषण या पर्यावरण की बात कर रहा है, विशेषताओं में बदल जाता है? यानी कि यहाँ पर जो वंशानुक्रम और वातावरण की बात की जा रही है। अब दृष्टिकोण ये क्या है? विकास का स्थिर अस्थिर नहीं, यहाँ पर विकास जो है आपका स्थिर नहीं हो, तो मतलब जो है निरंतर चलता रहता है, पर ये दृष्टिकोण इसका नहीं है। यहाँ पर योग्यता का भी दृष्टिकोण नहीं है, विकास का निरंतर अविच्छिन्न दृष्टिकोण भी नहीं है। यहाँ प्रकृति और परिवेश, जो भी मैंने बोला, वंशानुक्रम और वातावरण की बात की जा रही है। जो जेंडर बच्चे को वंशानुक्रम से मिला और फिर समाज यानी कि वातावरण से उसमें क्या प्रभाव पड़ा, इस पर ये कथन जो है बहस कर रहा है। तो यहाँ प्रकृति और परिवेश की बात आएगी। प्रकृति, वंशानुक्रम, परिवेश, वातावरण। उत्तर हमारा कौन सा सही है? तीसरा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 17वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? के दौरान एक विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज है। किसके दौरान? किशोरावस्था, मध्य व्यवस्था अवस्था या मध्य बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था? तो हम सभी जानते हैं किशोरावस्था एक बहुत पूर्ण विकासात्मक कार्य उसका क्या है? व्यक्तिगत यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज। और यही इसका उत्तर है, यानी कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा? पहला। ठीक है, तो 17वें का पहला सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 18वां। 18वां भी देखिए अभिकथन का है, काफी इसमें अभिकथन के प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या कथन है भाई? कहता है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं। कारण क्या हो सकता है? हाँ, ये बात सब सही है कि बच्चे समाज के मूल्यों को, मानदंडों को कुछ प्रत्यक्ष जो आप सिखाते हैं और कुछ वो दूसरों को देख करके सीखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, बंडूरा का अधोगम। ठीक है, और कारण क्या है? समाजीकरण, समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। देखिए सबसे पहली चीज ये समझिए, समाजीकरण कोई सरल प्रक्रिया नहीं, जटिल प्रक्रिया है। और इसके माध्यम से, समाजीकरण के माध्यम से बच्चा समाज का कार्यात्मक सदस्य बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? वो समाज के आवश्यक मानदंड, मूल्यों, व्यवहारों, सामाजिक कौशल को सीखता है, आत्मसात करता है।
इससे संस्कृति का प्रसारण होता है और पहचान होती है, निर्माण का प्राथमिक साधन है ये इसका, और बचपन से लेकर के उसके व्यक्ति के जीवन भर जारी रहता है। ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा कि समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, समाज का कार्यात्मक सदस्य बना रही है। तो ये सरल प्रक्रिया नहीं है। भाई कारण तो गलत है पर कथन सही है। तो ए सही लेकिन आर गलत है। उत्तर इसका पहला सही है 18वें का। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर 19वां। 19वें में कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। देख लेते हैं। वस्तु स्थायित्व तो हमारा किसमें होता है? संवेदनात्मक गामक पहली अवस्था में, प्रतीकात्मक खेल होते हैं दूसरी अवस्था पूर्व संक्रिया अवस्था में, अमूर्त तर्क जो अमूर्त तर्क हैं यानी इंटेंजिबल जो चीजें हैं वो उसकी चौथी अवस्था जो होती है जिसे हम औपचारिक संक्रिया अवस्था कहते हैं उसमें विकसित होते हैं। संरक्षण अगर मूर्त वस्तुओं के संबंध में है तो वो हमारा है मूर्त संक्रिया में विकसित होगा, और अमूर्त वस्तुओं के संबंध में तो वो हमारा औपचारिक संक्रिया में होगा। यानी ये तो दोनों में है। यहाँ पर मैटर करेगा कि वो क्या चीजें सीख रहा है, लेकिन अमूर्त तर्क ये केवल औपचारिक में होगा, ये आपका मूर्त संक्रिया में नहीं होगा। उत्तर इसका 3 सही है क्योंकि यह अंतर की बात कर रहा है, क्या औपचारिक में है और क्या मूर्त में नहीं है। तो अमूर्त तर्क है, इससे अंतर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर इसका तीसरा सही है 19वें का। 20वें में आ जाते हैं। जीन पियाजे की महत्वपूर्ण आलोचना क्या है जो विकास पर के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। मैंने जीन पियाजे का अपना जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था, वेगोट्स्की और उनका एक क्वेश्चन आया था उसमें भी क्लियर किया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे बहुत अच्छी बात की, चरणबद्ध तरीके से बच्चे का विकास जो मानसिक और गुणात्मक रूप से भिन्न है, चरण चरण और क्रम से जा रहा है, लेकिन वो संस्कृति या समाज के विकास को बहुत कम विचार करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर है अनुभव नहीं, क्रिया नहीं, परिपक्वता नहीं, आंसर क्या हो गया? संस्कृति। तो 20वें का उत्तर 4 है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से 21वें में कहता है सही सुमेलित कथन कौन सा है? कहता है कानून। हाँ, अब ये किससे संबंधित है? कोहल वर्ग से। कोहल वर्ग। कोहल वर्ग का जो सिद्धांत था उससे संबंधित है, नैतिक विकास से। कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। देखिए ये हमारा चरण चौथा है जो कि सामाजिक न्याय के अमूर्त सिद्धांतों को बनाए रखने के बजाय कर्तव्य पालन पर बात करता है। सामाजिक व्यवस्था को वर्तमान रखने के लिए मतलब ये जो कानून व्यवस्था वाला है ये मानवता के लिए नहीं है, यहाँ समाज में उसकी श्रद्धा होती है। मैंने बताया था परंपरागत स्तर पर ये हमारा चौथा चरण आ जाता है, तो ये तो गलत है। और जिस चरण की ये बात कर रहा है वो कौन सा है? 5वां चरण है। ठीक है, तो हमारा ये सुमेलन गलत है। दूसरा देख लेते हैं, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत, ये 5वां चरण है जिसमें जो है वो नियमों को परखता है अपने मस्तिष्क पर यहाँ पर क्या कह रहा है? दूसरों की धारणा पर ध्यान, दूसरों की नहीं अपनी धारणा पर ध्यान, तो ये भी गलत है। दंड आज्ञा पालन, बुरे परिणामों से बचाव, बिल्कुल सही है, हमने बताया था। बाह्य दबाव में, बाह्य प्रेशर से वो नैतिक हो जाता है, और वो क्या है? बुरे परिणाम। दंड होगा तो बुरा परिणाम होगा तो वो नैतिक हो जाएगा, वो कार्य नहीं करेगा डर के मारे। ठीक, तो उत्तर 3 सही है, न चौथा भी नहीं है, क्योंकि अच्छे लड़का लड़की में वो समाज के अनुसार कार्य करता है, संख्याओं वस्तुओं के लिए नहीं। तो 21वें का उत्तर कौन सा सही है? ध्यान रखेंगे 21वें का उत्तर जो सही सुमेलन है, मतलब कि जो नैतिक विकास का सही मेल है, वो दंड आज्ञा का बुरे परिणाम से बचाव है। तीसरा उत्तर सही है इसका। 22वां यानी जीन पियाजे का प्रश्न है, वेगोट्स्की के साथ जीन पियाजे और लेव वेगोट्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, बच्चों का विकास चरणों में होता है, या क्या कहते हैं, ये बच्चों अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, बच्चा संज्ञान को प्रभाव। तो देखिए जीन पियाजे वेगोस्की के दृष्टिकोण में एक मान्यता जो समान है वो ये कि दोनों ही ने कहा है बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये आपका रचनावाद ही है। दोनों ही बच्चे को सक्रिय ज्ञान का निर्माता मानते हैं। एक समाज की बात करता है और एक जैविक विकास से संज्ञानात्मक विकास की बात करता है। तो उत्तर 22वें का तीसरा सही है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 23वें प्रश्न पे आते हैं। 23वां प्रश्न हमारा कहता है लेव वेगोट्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। देखिए ये उन्होंने नहीं किया था, ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है, ये पहला वाला कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। दूसरा, बच्चों में तो ये तो नहीं होगा वेगोट्स्की के हिसाब से। दूसरा, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जो दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, यानी कि एमकेओ और स्कैफोल्डिंग। तो यानी ये सिद्धांत जो दूसरा पॉइंट है वो वेगोट्स्की ने प्रस्तावित किया था। उत्तर हमारा इस प्रश्न का क्या होगा? 23वें का दूसरा सही होगा। ठीक है, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, गलत है विकल्प देखने से ही। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से नहीं भिन्न होती, ये तो किसी ने भी नहीं कहा। तो 23वें का दूसरा सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 24वां। 24वां प्रश्न भी आपका कथन वाला है, जरा सा इसको देख लेते हैं ध्यान से।
क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए जिसमें अभिकथन बुद्धि परीक्षण विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। देखिए, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य तुलना नहीं है, सुधार है। ये जानना उसकी बुद्धि कितने स्तर पे है, क्या हमें उसके हिसाब से जो है विधियां प्रविधियां उसको टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए उसका इनहेंसमेंट के लिए। तो ये उद्देश्य जो कह रहा है ये तुलना करना, तो ये तो अभिकथन ही गलत है। ठीक है, बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है, इसे पोषित नहीं किया जा सकता। देखिए, आप जहां पर कह रहे हैं कि जन्मजात क्षमता है पोषित नहीं कर सकते, तो पर्यावरण के महत्व को नकार रहे हो, तो यानी कि ये भी कारण भी इसका गलत है। तो ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है। उत्तर इसका क्या सही होगा 24वें का दूसरा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तुलना उद्देश्य नहीं होता बुद्धि परीक्षण का, और ये दूसरा वाला कारण जो है वो आपके वातावरण के महत्व को कम करता है। 24वें का दूसरा सही है। आ जाते हैं 25वें प्रश्न पर। 25वां प्रश्न क्या कहता है, ये आपका एक शिक्षिका अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का, ध्यान दीजिए सभी जेंडर के, ठीक है, यानी कि उदाहरण लेती है। तो ऐसा क्या करना चाह रही है वो शिक्षिका? जेंडर पहचान नहीं, जेंडर स्थिरता नहीं, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ना चाह रही है कि कोई भी कार्य विशेष किसी जेंडर विशेष से नहीं जुड़ा है। जैसे लोग कहते हैं अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे, लड़के को इंजीनियर बनाएंगे। यही तो पहले सोच चलती थी। आज बिटिया भी इंजीनियर है और लड़का भी डॉक्टर है। ठीक, लड़के को वकील बनाएंगे, लड़की को पहले लोग कहते थे नहीं बनाएंगे। तो आज कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य किसी जेंडर विशेष के साथ नहीं जोड़ा जाता और हमें जोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। 25वें के बाद 26वां प्रश्न क्या कहता है? 26वां प्रश्न कह रहा है सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं, लड़के बुद्धिमान और रौबदार। तो ये जेंडर बायस्ड है आपका। और कारण देखिए, तो कथन तो जो है वो जेंडर बायस्ड है। कारण देख लेते हैं। तो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में भी सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। देखिए, जो हमारा आधुनिक तंत्रिका विज्ञान है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें कहा गया कि मामूली अंतर है पर कोई स्पष्ट संज्ञानात्मक अंतर नहीं है। ठीक है, तो कारण भी गलत है। तो उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं, उत्तर इसका दो सही है। तो 26वें का दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 27वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में? संसाधन के रूप में देखिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, ऐसा देखना है? नहीं। विविधता का सामान्य चित्रण, बिल्कुल ठीक है। उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड, गलत गलत। बच्चों में संज्ञानात्मक असमानता, नहीं भाई, व्यक्तिगत भिन्नताएं तो रहती ही हैं और उसे संसाधन के रूप में देखिए, आप उसके संग काम कीजिए। तो विविधता का सामान्य चित्रण है, ये तो रहेंगी ही क्लासेस में। तो उत्तर इसका कौन सा सही है हमारा? 27वें का दूसरा सही है। ठीक है, ध्यान रखिए 27वें का दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 28वां प्रश्न। ये वह आकलन जो किसी विद्यार्थी को प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, कहलाता है। तो याद रखिए, किसी अन्य विद्यार्थी के साथ अगर विद्यार्थी की तुलना करेंगे तो वो मानक संदर्भित होगा। और अगर विद्यार्थी की तुलना विद्यार्थी के पिछले अंकों से, जैसे कि उससे कहा जाए कि तुम्हारे क्वार्टरली एग्जाम में 10 में 8 नंबर आए थे और छमाही में तुम्हारे 10 में जो है 7 नंबर कैसे रह गए, इसका मतलब कहीं कोई समस्या आई है। समस्या को दूर करें तो विद्यार्थी के ही अंकों से अगर उसकी तुलना हो रही है, विद्यार्थी के परफॉर्मेंस से सेल्फ विद्यार्थी की ही तुलना हो रही है, तो वो होता है निकष संदर्भित, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? तीसरा, मापदंड संदर्भित। ठीक है, तो मापदंड में छात्र के सेल्फ के प्रदर्शन की तुलना होती है, लेकिन छात्र की किसी अन्य छात्र से, यानी कि जो सामान्यतः हम जो परीक्षाएं लेते हैं वो मानक संदर्भित परीक्षण की बात की जा रही है। तो उत्तर इसका पहला सही है, क्योंकि यहाँ पर किसी विद्यार्थी के अंक की तुलना किसी अन्य विद्यार्थियों के साथ हो रही है। तो उत्तर इसका कौन सा सही है? पहला, मानक संदर्भित, या जिसे नॉन रेफरेंस्ड कहते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं इसको। 29वें प्रश्न पे आते हैं। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो मतलब कौन से कथन सही है? आकलन को छात्रों के अध्ययन करने के समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, बिल्कुल। हम तो आकलन को कक्षा के साथ चल रहा है ना, असेसमेंट हमने आपको बताया भी था अपने वीडियो में, कक्षा के साथ चलता है, सतत चलता है। तो पहला तो विकल्प सही है। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस के साथ में चलेगा, उसको इफेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर तनाव, गलत। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित, नहीं भाई, मानक संदर्भित में तो आप उसकी अन्यों से तुलना करोगे, ये गलत है। हमें छात्र के ही प्रदर्शन को सुधारना है।
हमारा उद्देश्य कोई परिणाम देना नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये दोनों विकल्प तीसरे चौथे गलत हैं। उत्तर हमारा क्या सही होगा, देख लेते हैं। दूसरा तीसरा चौथा गलत, चारों विकल्प सही नहीं है, पहला तीसरा भी सही नहीं है। हमारा चौथा उत्तर सही होगा प्रश्न संख्या 29 का, जिसमें पहला और दूसरा विकल्प हमारा जो है वो सही है। 29वें का चौथा आंसर सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 30वां हमारा अंतिम प्रश्न आज का, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। अखबारों के लेख पढ़े और नए शब्दों की सूची बनाएं। ज्ञान का विस्तार होगा, पर उच्च स्तरीय आलोचनात्मक कौशल इससे कहाँ विकसित हो जाएगा, विश्लेषण इसमें कहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये तो याद कर रहे हैं हम, अपना विस्तार कर रहे हैं शब्दों का। अखबार का लेख पढ़ें, उपयुक्त शीर्षक, एक विशेष पॉइंट पर स्किल पर काम करेगा शीर्षक जो है, लेकिन ये आलोचनात्मक चिंतन विश्लेषणात्मक सोच इस पर पूरी तरह से वर्क नहीं करेगा। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान। जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग एक ही टॉपिक पे दो विचारों को अगर हम पढ़ने को देंगे तो उसका विस्तार होगा, सोच का, तुलना भी होगी, समालोचना भी होगी, आलोचना भी होगी, विश्लेषण भी होगा। तो हमारा ये तीसरा विकल्प सही है। एक विशिष्ट अखबार के लेख की लिखित संज्ञाओं को पहचानना, ये भी गलत है। तो 30वें का उत्तर संख्या थर्ड, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो साथियों, मैंने कोशिश की है कि जो हमारे साथी 8 फरवरी को पेपर दे रहे हैं, अगर वो ये विश्लेषण सहित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, उस परीक्षा में काम आएंगे। और जिन्होंने कर लिया है वो इसमें उत्तर देख सकते हैं। मेरा जहां तक विश्वास है, इससे अलग आपकी आंसर की में उत्तर नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ